प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें टेंशन मालूम करनी है। आपके सामने फिगर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पेंटर दिया हुआ है और वो पेंटर एक प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके लिहाज से हमें जो रोप्स हैं उसकी टेंशन मालूम करनी है जिसने प्लैंक को हैंग किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अ पेंटर वेइंग 150 न्यूटन इज स्टैंडिंग ऑन अ यूनिफॉर्म प्लैंक 10 मीटर लॉन्ग एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक। एक पेंटर है जो कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा, वो एक लकड़ी के टुकड़े पर यानी एक प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है। उस प्लैंक की जो लेंथ है वो 10 मीटर है और पेंटर का जो वेट है, क्योंकि वो हैंग हुआ हुआ है, वो एक प्लैंक के ऊपर खड़ा है यानी कि वो कुछ डिस्टेंस पे है, वो थोड़ा ऊपर है ज़मीन से। तो 150 न्यूटन का उसका वेट है। तो यहाँ पे हमने लिखा वेट ऑफ पेंटर दैट इज़ W1। इसको मैं W1 सपोज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो वेट्स की बात होगी। तो ये 150 न्यूटन है। आगे लिखा हुआ है इज स्टैंडिंग ऑन अ यूनिफॉर्म प्लैंक 10 मीटर लॉन्ग एट ए डिस्टेंस। 10 मीटर लॉन्ग उस प्लैंक की लेंथ दी हुई है, तो इसको हमने L से शो किया है। और इसके अलावा क्या कहा था कि ये जो प्लैंक मौजूद है, आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह एक प्लैंक मौजूद है, यहाँ पर पेंटर मौजूद है और यहाँ से ये अटैच हुआ हुआ है। तो पेंटर का जो वेट है वो 150 न्यूटन है, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा ये जो रोप से यानी कि इसके वन एंड ऑफ द प्लैंक, एक एंड इसका ये है, इस एंड से पेंटर 2 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक, और इसको हमने D से मेंशन किया और ये 2 मीटर था। आगे लिखा हुआ है द वेट ऑफ द प्लैंक इज 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हमारे पास प्लैंक का वेट दिया हुआ है, तो इसको हमने W2 से शो किया। और इसके बाद लिखा हुआ है एंड इट इज सपोर्टेड बाय 2 रोप्स एट द एंड्स। ये जो प्लैंक है ये 2 रोप से अटैच हुआ है। ठीक है, ये 2 रोप्स मौजूद हैं, ये हमारे पास रोप्स हैं। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर प्रॉब्लम 6.4। अब यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है उसका नंबर 6.4 है। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है फाइंड द टेंशन इन द रोप्स। रोप्स की टेंशन हमें मालूम करनी है। ये डाटा हमारे पास गिवन था जो कि हमने इस प्रॉब्लम की मदद से बनाया है। इसके बाद अब टेंशन मालूम करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रोप क्योंकि 2 रोप्स हैं, प्लैंक को 2 रोप्स ने अटैच किया हुआ है, तो इस वजह से इसका मतलब 2 रोप की टेंशन हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने टेंशन इन फर्स्ट रोप लिखा T1, टेंशन इन सेकंड रोप जिसको हमने लिखा T2। अब T1 T2 मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि दैट्स द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू 0। जितनी भी फोर्सेज हैं उन सबका सम 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेज हैं आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो वो फोर्स है जो कि अपवर्ड अप्लाई हो रही है विद द हेल्प ऑफ रोप्स, क्योंकि रोप ऊपर हैंग हुई है, तो इस वजह से रोप में 2 फोर्सेज मौजूद हैं, टेंशन T1 और T2। क्योंकि 2 रोप्स हैं तो 2 टेंशंस हैं। इसी तरह अगर आप डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड भी 2 फोर्सेज हैं। कौन कौन सी, एक तो वेट था, अभी आपने देखा है, वेट था किसका, पेंटर का W1 जिसे हमने 150 न्यूटन लिया था, और दूसरा वेट ऑफ प्लैंक था। ठीक है, तो W1 W2 हमारे पास 2 वेट्स थे। तो 2 डाउनवर्ड फोर्सेस और 2 अपवर्ड फोर्सेस हैं। अपवर्ड फोर्सेस टेंशन है और डाउनवर्ड फोर्स वेट है। टेंशन रोप्स की है और वेट प्लैंक और पेंटर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंशन 2 थी तो वो मेंशन कर दी क्योंकि वो अपवर्ड थी तो उसको पॉजिटिव रखा, और वेट डाउनवर्ड था इस वजह से हमने उसको नेगेटिव में लिया क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से आप इसको माइनस में ले रहे हैं। W1 क्या था, W1 वॉज द वेट ऑफ द पेंटर एंड W2 वॉज द वेट ऑफ द प्लैंक। तो ये हमारे पास हमने इस तरह एक कंडीशन बना ली कि हमारे पास 4 फोर्सेज हैं T1 प्लस T2 और माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर T1 प्लस T2 एज इट इज आ गया क्योंकि ये तो मालूम करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। W1 की वैल्यू 150 दी हुई थी, वो पुट कर दी। W2 की वैल्यू 50 दी हुई थी, वो भी पुट कर दी। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 150 प्लस 50 200। ये 200 यहाँ पर माइनस में था तो उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा।
तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहें तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट T1 + T2 - 200 और फिर ये -200 उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो T1 + T2 = 200, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इसके बाद इक्वेशन 1 बनाने के बाद अब हम मालूम करेंगे T1। T1 कैसे मालूम होगा? T1 मालूम होगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि प्लैंक क्योंकि फ्रीली हैंग हुआ है विद द हेल्प ऑफ द रोप्स, तो हम प्लैंक को कंसिडर करेंगे कि अगर प्लैंक रोटेट कर रहा है, क्योंकि प्लैंक रोटेट कर सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो वहाँ पर हम सेकंड कंडीशन को यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स = 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क = 0 है, तो यहाँ पर कितने टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगे? 3 टॉर्क प्रोड्यूस होंगे। 3 टॉर्क प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है जो पेंटर से दूर है, यानी यहाँ पे एक ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ रोटेशन काउंट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन पर टॉर्क 0 होता है, ये आपको मालूम है। क्यों 0 होता है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी पॉइंट ऑफ रोटेशन पर, वो फोर्स जितनी भी हो लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट आर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। तो जब फोर्स डायरेक्ट पॉइंट पे अप्लाई हो रही है और इसका कोई मोमेंट आर्म नहीं है, तो वहाँ पर मोमेंट आर्म 0 होगा। तो 0 को जब आप कितनी भी बड़ी फोर्स हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर इस पॉइंट को निकालकर हम 3 पॉइंट्स लेंगे। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक आपके पास पेंटर का वेट है, लेट्स सपोज ये पेंटर था, तो पेंटर का वेट जो है वो एक होगा, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दूसरा आपके पास है प्लैंक का वेट, और प्लैंक का वेट सेंटर में लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो कोई भी अगर रेक्टेंगुलर शेप बॉडी है या कोई भी रॉड लाइक बॉडी है या प्लैंक है, तो वहाँ पर उसका जो वेट होगा वो सारा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। इस वजह से हम इसका पूरा वेट सेंटर की तरफ ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो ये टॉर्क होगा, वेट की वजह से होगा, पेंटर की वेट की वजह से होगा। दूसरा टॉर्क किस वजह से होगा? दूसरा टॉर्क प्लैंक की वजह से होगा, प्लैंक के वेट की वजह से होगा। और तीसरा टॉर्क इस टेंशन की वजह से होगा जो कि रोप में प्रोड्यूस हो रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दूसरी टेंशन हम क्यों नहीं ले रहे? दूसरी टेंशन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर कोई मोमेंट आर्म मौजूद नहीं है। लाइक इफ़ आई अप्लाई फोर्स लाइक दिस, अगर मैं अपनी फिंगर की मदद से इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोई मोमेंट आर्म मौजूद नहीं था। तो मोमेंट आर्म मौजूद नहीं है, इट मीन्स दैट मोमेंट आर्म इज 0, और जब वो 0 होगा तो वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। मतलब 0 जब फोर्स से मल्टीप्लाई होगा या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा फोर्स की, तो वहाँ पर टॉर्क 0 हो जाएगा। इस वजह से इसको हम नहीं ले रहे। तो हमने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स या 3 फोर्सेस थी उनको लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फोर्सेस की वजह से 3 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, T1 + T2 + T3। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अब T1 फर्स्ट टॉर्क को हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन था, तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी कि आप फिगर में भी देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन की वजह से बॉडी की मूवमेंट यहाँ से होगी। तो अगर मैं इसको सपोज करूँ और मैं टेंशन की बात करूँ तो टेंशन अपवर्ड अप्लाई हो रही है, और आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये इस तरफ दिया हुआ है। तो अगर मैं ये सपोज करूँ कि यहाँ पर ये इस तरफ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर इस तरफ मूवमेंट हो रही है और ये इस तरफ मूवमेंट हो रही है। तो इस तरफ मूवमेंट की वजह से मैं इसको सपोज कर रही हूँ कि ये क्लॉकवाइज है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो अगर इसकी मूवमेंट अपवर्ड है, इट मीन्स दैट दिस इज क्लॉकवाइज। और अगर इनकी बात करूं दोनों वेट्स की, तो ये मेरे पास है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये क्लॉकवाइज है और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज आपको मालूम है क्लॉकवाइज क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था थ्योरी पढ़ाते हुए कि ये नेगेटिव होता है।
आप चाहें तो इसके लिए वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने थ्योरी डिस्कस की थी। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। यही वजह है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज क्योंकि एक ही टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है टेंशन की वजह से, तो यहाँ पर इस वजह से हमने उसको नेगेटिव में लिया है और बाकी दो टॉर्क हमने पॉजिटिव में लिए। पॉजिटिव में क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब इसके बाद T1, अभी सॉरी टॉ1 किसके इक्वल होगा? -T1 इंटू L1। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो है ये टेंशन थी, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं फर्स्ट टेंशन यानी जहाँ जिस तरफ पेंटर मौजूद है वो वाली रोप, फर्स्ट रोप, तो वहाँ पर जो T1 है वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, वहाँ पर टेंशन अप्लाई हो रही है। तो वहाँ से लेके पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस, मैंने जैसे बताया कि आपका एक पॉइंट टेंशन है तो दूसरे पॉइंट जहाँ पर दूसरी टेंशन मौजूद है वो हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन सपोज किया है, यानी कि ये यहाँ से इस पॉइंट के थ्रू बॉडी मूव करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके टेंशन तक का T1 तक का डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर था, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लेंथ ऑफ प्लैंक है तो लेंथ ऑफ प्लैंक ही हमारे पास असल में डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम कहाँ पर लेंगे? यहाँ पर लेंगे। तो ये T1 इंटू L1 हो गया। L1 ये वाली लेंथ है, ठीक है। आप इसे सिर्फ L भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने L लिखा है, तो आप यहाँ भी L ले सकते हैं, लेकिन T1 लिखना होगा क्योंकि T2 अलग है, तो हम यहाँ पे इस वजह से T1 लिख रहे हैं। फिर टॉ2 की बात हो रही है, यानी फर्स्ट टॉर्क तो टेंशन की वजह से था, दूसरा टॉर्क हमारे पास कौन सा है? W1 की वजह से, यानी कि वेट ऑफ पेंटर की वजह से। तो वेट ऑफ पेंटर हमारे पास टॉ2 अगर हम देखें तो W1 इंटू डी के इक्वल है, क्योंकि ये फोर्सेस टॉर्क को अगर हम देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। F इंटू डी टॉर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो टेंशन थी, यहाँ पर जो फोर्स है वो वेट है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम जो फर्स्ट वेट ले रहे हैं वो पेंटर का वेट ले रहे हैं। तो फर्स्ट वेट को मैंने W1 लिखा था, तो यहाँ पे मैंने W1 लिखा। अब पेंटर कितने डिस्टेंस पर है टेंशन से? पेंटर 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो वो 2 मीटर के डिस्टेंस को हमने D से इंडिकेट किया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया D से, यानी पेंटर का ही वेट होगा और पेंटर का ही डिस्टेंस होगा। इसके बाद फिर टॉ3 हमारे पास क्या है? ये थर्ड टॉर्क है। थर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था प्लैंक की वजह से, क्योंकि प्लैंक का पूरा वेट सेंटर की तरफ था, तो वो सेंटर में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है। सेंटर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क को हम कैसे लेंगे? एक तो वेट आएगा, एक जो फोर्स मौजूद है वो वेट है, तो वेट W2 था, तो यहाँ पे W2 ले लिया। दूसरा डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर वो हम कौन सा लेंगे? ये D2 मैंने कहाँ से लिखा है? अगर आप देखें तो ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट मतलब कि पूरा डिस्टेंस अगर 10 मीटर था, तो अगर ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पर वो डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो दैट मीन्स दैट इज 5 मीटर। तो सेंटर पर डिस्टेंस हाफ हो गया, इस वजह से मैंने यहाँ पर D2 लिया। ये D2 मेरे पास वो डिस्टेंस है जो कि पॉइंट सेंटर पॉइंट पे यानी W2 पे मौजूद है। W2 पे जो फासला है वो 5 मीटर का फासला है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट मीन्स के इसका प्लैंक की लेंथ हाफ हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी तो वो 10 से 5 हो गई। इसके बाद आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। अब यहाँ पर ये हमने बना ली कंडीशन। अब इस कंडीशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस एज इट इज आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। T1 हमें नहीं पता, हमें मालूम करना है, तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। L आप देख सकते हैं, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया, 10 मीटर दिया हुआ है, वो 10 मीटर पुट कर दिया। फिर W1 की वैल्यू 150 न्यूटन है, वो भी पुट कर दी। और इसके बाद फिर D की वैल्यू हमारे पास 2 थी, D की वैल्यू भी 2 पुट कर दी। और इसके बाद फिर W2 हमारे पास 50 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू भी पुट की। और फिर लास्ट वन D2 अभी मैंने बताया कि ये 5 होगा, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू 5 लिख दी और ये इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज आ गया। अब इसके बाद इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ तक बस ये इसमें एक ट्रिक थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आगे इसको देखते हैं, तो ये -10 ये एज इट इज आ गया, T1 एज इट इज आ गया। कोफिशिएंट पहले लिखते हैं, तो -10 मैंने पहले लिखा और T1 बाद में लिख दिया।
150 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 300 एंड 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 250 और इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसके बाद -10t1 ये एज इट इज आया। अब ये 300 प्लस 250 दैट इज 550 और ये 550 यहाँ पर प्लस में था तो उधर जाकर माइनस में चला जाएगा। तो ये माइनस में चला गया तो यहाँ पर ये -550 हो गया। नाउ दिस माइनस कैन बी कैंसिल बाय दिस माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो यहाँ पर, और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया तो t1 किसके इक्वल आ गया 550 अपॉन 10। इसके बाद दिस 0 इज कैंसिल बाय दिस 0, तो अब यहाँ पर बचा क्या 55 अपॉन 1 और अपॉन में हम 1 लिखते नहीं है, इट मीन्स दैट द फर्स्ट टेंशन इज 55 न्यूटन। तो पहली टेंशन मालूम हो चुकी है, अब हमें मालूम करनी है सेकंड टेंशन। ये थी फर्स्ट रोप की टेंशन। सेकंड रोप की टेंशन कैसे आएगी, ये जो मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत कि T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 200, इसे मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर किया था। अब हम इस इक्वेशन 1 को यूज़ करके T2 फाइंड करेंगे क्योंकि T1 की वैल्यू तो आ चुकी है। अब ये रिलेशन हमने लिया T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 200। अब T1 यहाँ पर 55 दिया हुआ था, ये हमने मालूम किया है अभी अभी, और इसके बाद T2 हमें मालूम करना है और 200 एज इट इज़ आ गया। अब ये 55 यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस होगा, तो 200 में से 55 को माइनस किया तो 145 न्यूटन इज द टेंशन इन द सेकेंड रोप। तो दोनों टेंशन हम मालूम कर चुके हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो दोनों टेंशन मालूम हो चुकी है तो अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में हमने लिखा द टेंशन इन द रोप्स आर 55 न्यूटन एंड 145 न्यूटन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम।